हेलो गाइस, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल गाइडलाइन। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021 के प्राइमरी के पेपर के आंसर की का जो 31 जनवरी 2021 को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षण विषय से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन जो पहला दिया गया हुआ है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। और थर्ड है, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और चौथा है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दूसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तीसरा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और चौथा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दूसरा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तीसरा है दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल। और चौथा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग ये नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला है अति सक्रियता। दूसरा है असतर्कता। और तीसरा है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। और चौथा है अपसारी चिंतन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा है अनुकरण या नकल को और दोहराना। तीसरा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। और चौथा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। दूसरा है अधिगम त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। और तीसरा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और चौथा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियों की समझ अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तीसरा है बच्चों को दंड देकर। और चौथा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शर्मिंदगी। पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तीसरा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। और चौथा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। और चौथा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। पहला है प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा असफलता अनियंत्रित है। तीसरा है योग्यता सुधारे है। और चौथा है योग्यता अटल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योग्यता सुधारे है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला है बारंबार परीक्षाएं, दूसरा है अन्वेषण और संवाद, तीसरा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, दूसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तीसरा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए और चौथा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो कठिनाई कब होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, दूसरा है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, तीसरा है उच्च उत्तेजना उच्च भय और चौथा है निम्न उत्तेजना उच्च भय। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? पहला है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तीसरा है केवल आनुवंशिकता पर और चौथा है केवल पर्यावरण पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार ये इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? पहला है आत्मकेंद्रिता, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और चौथा है स्वनियमन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तीसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना और चौथा है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, पहला ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, तीसरा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, चौथा है अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, दूसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और तीसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है और चौथा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान, ऑप्शन पहला है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, तीसरा है अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और चौथा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। पहला है उत्तर प्रथागत, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है प्रथापूर्व और चौथा है प्रथागत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 21 है,
क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, समकक्षी समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। दूसरा है, परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तीसरा है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। चौथा है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। पहला है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दूसरा है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तीसरा है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। और चौथा है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पहला ऑप्शन है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। दूसरा है, संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तीसरा है, अमूर्त सोच का विकास और चौथा है, विचार या सोच में केंद्रीकरण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। दूसरा है, विकास बहुआयामी होता है। तीसरा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। और चौथा है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन 25 है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन पहला है, अभिप्रेरणा। दूसरा है, संतुलीकरण। तीसरा है, सांस्कृतिक उपकरणों और चौथा है, गुणारोपण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांस्कृतिक उपकरणों। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। पहला है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। दूसरा है, स्कीमा या मनोबंध। तीसरा है, मनोवैज्ञानिक उपकरणों और चौथा है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। इसका जो सही जवाब है सेकेंड, स्कीमा या मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। पहला है, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। दूसरा है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तीसरा है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों और चौथा है, अभिवेदी या समरूपी निर्देशों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला है, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा है, मंदित छात्र और चौथा है, विकलांग छात्र। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। पहला है, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। दूसरा है, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तीसरा है, सांवेदिक मूर्त अमूर्त और चौथा है, अमूर्त सांवेदिक मूर्त। इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। और तीसरा है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। चौथा है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।